वन वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का 11 चैप्टर, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है और ये एनसीईआरटी स्पेशल फॉर है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आज के हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है इमारत चित्र तथा किताबें। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो यहाँ पर दिया गया है धातु विज्ञान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इसमें से हर साल क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। धातु विज्ञान क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने एक विशेष धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। खुदाई ने ये दर्शाया गया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु क्रम यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्हें तांबे टिन को मिलाकर कांसा बनाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कांसा कैसे बनता है, तांबे और टिन को मिलाकर। यहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे और वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहा युग से संबंधित थे। भारत आयात विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा इम्पोर्टेंट है। ये सभी ही इम्पोर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनता है, तो कांसा कैसे बनता है ये पूछा गया है। नेक्स्ट है लोहे का स्तंभ। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के पश्चिम में खड़ा हुए लोहे का स्तंभ भारतीय शिल्पकला की कुशलता का एक दुर्लभ उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसे बनाने के समय में जानकारी उस समय पर खुदे अभिलेख से मिलती है, जिसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र किया गया है। गुप्त वंश के बारे में जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, उसमें बताया गया है जाने कि इस स्तंभ पर एक चंद्र नामक शासक के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि ये गुप्त वंश के रिलेटेड है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसे जो कि जंग नहीं लगी। तो ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पर पिक्चर दी गई है इसकी स्तंभ के बारे में। नेक्स्ट है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने में मिलते हैं। स्तूप क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्तूप का अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप भिन्न आकार के होते हैं, कभी गोले, लंबे और कभी बड़े या छोटे। उन सब में से एक समानता है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था, जिसमें बुद्ध के या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत और हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कई चीज़ें और कई कीमती पत्थर तथा सिक्के जो कि रखे जाते थे स्तूपों के बीच में। इसे धातु मंजवा भी कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभिक स्तूप धातु मंजवा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद में काल में उसे गुंबद नामा ढांचे में तराशने और पत्थरों से ढक दिया जाता था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसे धातु मंजन कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजनों के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला था। बाद में टीले की ईंटों को ढक दिया जाता था। हमने पढ़ लिया। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना दिया गया था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, और इसी रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिससे वेदिका कहा जाता था, और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण और मूर्ति कलाओं के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दिया भी गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अमरावती। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकारे गए थे। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि ये जो पिक्चर दी है ये किसके बारे में है। नेक्स्ट है, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों को सजाया जाता था। इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ और इन में मंदिरों में विष्णु, शिव या दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग को गर्भगृह कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है। मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को यहाँ पर रखा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक यानी पुरोहित पंडित धार्मिक को निष्ठ करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह में एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए
भीतर गांव जैसे मंदिरों से उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहा जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नामक एक जगह होती थी जिसका सभागार होता था, जहां लोग इकट्ठे हुआ करते थे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। सांची का महान स्तूप जो कि है मध्य प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चला। इसे स्तूपों में ईंटों का प्रयोग अशोक के ज़माने में हुआ, जबकि रेलिंग का प्रवेश द्वार शासकों के काल से जुड़ा है। अमरावती की एक शिल्पकला का चित्र का ये एक वर्ण है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। बाएं और उत्तर प्रदेश भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है जो कि 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और दाएं ओर महाबलीपुरम का एक मंदिर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रयुक्त मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को दर्शाकर बनाया गया, जिसे मोनोलिथ कहा गया। ईंटों से बनाए जाने के लिए मंदिर से ये बिल्कुल ही भिन्न था। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक जोड़ते हुए, यानी कि ईंट को जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराशा कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था उसके बारे में बताया है। एलो का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया था, यह महाबलीपुरम और एलो, इन शहरों में पत्थर से कुछ उत्कृष्ट मंदिर बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, दो नाम जो दिए गए हैं उनमें से ये कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर इसे बनाने का जो निश्चय किया जाता था वो राजा रानियों द्वारा किया जाता था। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किया गया कि स्थान पर शिलाखंडों को पहचानना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों और दीवारों की चौखटी, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था और इन सबको तैयार हो जाने पर इन्हें सही जगह पर लगाया जाता था, जैसे ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है, उड़ीसा का ये जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इसे 2 मंजिली इमारतों में बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखें, इनमें जैन भिक्षु रहते थे। ये जो पिक्चर दी गई है 2 मंजिली बनाया गया है। राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली की ये एक मूर्तिकला का चित्र है, ये वाला नीचे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा राजा रानी देते थे और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों से आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश को तोरण बनाने का खर्चा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसको खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके खास खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इनके नाम उन पर लिखे गए हैं, इसलिए जब तुम इन स्थानों पर जाओगे तो आप वहाँ पर इनके नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट है चित्रकला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चित्रकला कहाँ पर मिली। अजंता की गुफा, वह जगह जहाँ पहाड़ों के सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इसमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अंधकाशा चित्र जो कि ये मिसालों की रोशनी से बनाए जाते थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इन चित्रों के रंग 1500 साल भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिज से बने हुए और इन महान कृतियों से बनने वाला कलाकार अगात है। अगात का मतलब उसका नाम नहीं पता है जिसने ये बनाई, जो आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ये अजंता की गुफा का ये एक पिक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उन उत्कृष्ट
रचनाओं में से स्त्री पुरुषों की एक वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तामिल महाकाव्य शिल्पदाराम की रचना इलोंगो नामक एक कवि ने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें कोवल नामक एक व्यापारी की कहानी गई। ये पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कांगनी की अपेक्षा कर एक नर्तक माधवी से ये प्रेम करने लगा और बाद में वह कानगी पुहार को छोड़कर मवेदर में चली गई। ये पांडव राजा के दरबारों के जौहरी ने कोवलव पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्रायदंड दिया। कांगनी, जो अब भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और उससे भर गई और उसने मवेदर शहर का विनाश कर डाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक और तामिल महाकाव्य क्या था? मणिलेख। बस इसके नाम ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से महाकाव्य इंपॉर्टेंट है। करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, ये संस्कृति में लिखते थे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेघदूत का एक श्लोक। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत ही पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें सबसे जो थी वो थी इंपॉर्टेंट पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ था प्राचीन, और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राज्यों के बारे में भी कहानियाँ दी गई। अधिकतर पुराण जो थे वो सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए और जिससे सब उन्हें सुन सके, समझ सके। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी उसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया जा करता था और लोग उसे सुना करते थे। दो संस्कृति महाकाव्य यानी कि महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय थे। इनके बारे में आप पढ़ते ही हैं कि महाभारत कौरव और पांडवों की बारे के बीच में थे। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यही है कि इसका संकलन किसने कहा गया? व्यास नामक एक ऋषि ने किया। ये इसका इंपॉर्टेंट है। और महाभारत में भगवद गीता के बारे में है। नेक्स्ट रामायण के बारे में भी आपको कहानी के बारे में पता है। इसका बस संस्कृति जो कि है रामायण में दिया गया और वाल्मीकि नामक ने इनों का संकलन जो कि किया। नेक्स्ट है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ लिखा करते थे, कविताओं और गीतों की रचना किया करते थे, गाने गाते थे, नाचते नाटक लिखते थे। इनमें से कुछ तो इस समय आसपास के जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर किया करते थे। सुरक्षित और जातक कथाओं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा जनता के चित्रों पर भी दर्शाई गई थी। ये कुछ एक कहानी बताई गई है बंदर राजा के बारे में, जिसमें इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह वो अपनी प्रजा को एक पेड़ में जाकर आम खाने लग जाता है। ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है। उसके बाद जिस पेड़ पर वो खाते हैं, दूसरा राजा जो कि है इसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो इसे देखता है कि एक बंदर जो राजा है वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए किस तरह पुल बांध कर उन्हें डूबने से बचा रहा है नदी में। तो इस तरह कि ये एक स्टोरी दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लेना, बट इसमें से कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट है विज्ञान की पुस्तकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय गतिंज तथा खगोलीय यात्री आर्यभट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ने संस्कृति में आर्यभट्टयम नामक एक पुस्तक लिखी। इससे लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर एक चक्कर काटने की वजह है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और फिर डूब जाता है। इन्हें ग्रह के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। फ्रामेहर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर, कुछ अन्य गतिज और खगोल वर्ता ने कुछ खुदाई की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है शून्य और आयुर्वेद। अंकों का प्रयोग पहले से ही होता था, पर अब भारत के गतिज ने शून्य के लिए एक नए तरीके का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और जब यूरोप में ये फैल गई तो आज भी पूरी दुनिया में ये प्रयोग होगी। नेक्स्ट है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की व्याख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को दो प्रसिद्ध चिकित्सा यानी कि चरक प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईसा
और स्तुर 4वीं शताब्दी ईसा चरक द्वारा रचित चरक संमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अशुद्धि शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना उसने इस श्लोक में की। नेक्स्ट है कागज। कागज आज हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले किसने किया? कई लून नामक एक व्यक्ति ने किया, जो चीन में था। उसने पौधों के रेशों और कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो डाला और फिर उस लुगदी को डुबाकर उससे पानी निचोड़ा, तब सूखाकर कागज़ बना। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। तो इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि 1900 साल पहले कागज़ की खोज किसने की और वो कहाँ से रहने वाला था। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।